हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इस वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाया। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, इसकी मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, नया सेमेस्टर शुरू हो गया है, ठीक है। और अब जो सिलेबस है उसमें भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो हम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भले चैप्टर डिलीट हो गए, लेकिन उन चैप्टर्स को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको अगले चैप्टर का कुछ भी समझ में नहीं आएगा सही से। तो मेरा तो ये है कि आपको सारे सारे चैप्टर पढ़ने चाहिए। तो इसीलिए मैं पहला जो चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में राजनीति, जो बुक है यानी पोल साइंस की पहली बुक है, उसका जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसको हम करेंगे। तो शीत युद्ध क्या है, इसको समझने के लिए देखिए, शीत युद्ध मतलब एक काइंड ऑफ वॉर ही है, लेकिन वो फिजिकल वॉर नहीं होती है। मतलब इसमें कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है, खून खराबा नहीं होता है, बस मन मुटाव चला रहता है। ठीक है, अब ये किन के बीच में हुआ और क्यों हुआ, ये हम समझेंगे। तो शीत युद्ध को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ इसके पॉइंट लिए हैं, आप उनके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है। मतलब वास्तविक मतलब ऐसा युद्ध नहीं है जिसको फिजिकल वे में लड़ा जाए, बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं कि क्या पता कब युद्ध हो जाए। इसमें संघर्ष एवं तनाव की स्थिति रहती है, ठीक है। युद्ध का भय रहता है कि क्या पता कब युद्ध हो जाए, आशंका बनी रहती है हमेशा। परंतु वास्तविक में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं है होता। ऐसा हमको वर्ल्ड में तब देखने के लिए मिला था जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, कमेंट करना कि कब हुआ था। इसकी समाप्ति के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच क्या हुआ, महाशक्ति बनने की होड़ लगी, और इस होड़ की वजह से दोनों ने एक दूसरे को टफ कंपटीशन दिया, और इसकी वजह से पूरे विश्व में हमको 1945 से 1991 तक शीत युद्ध देखने के लिए मिलता है। किसके बीच में? यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। तो आपको ये याद रखना है। इसी पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा गया है? शीत युद्ध कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको जरा ध्यान से देखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आपको रेड रेड जो पार्ट दिख रहा है कंट्रीज का, एक्चुअली में ये है यूएसएसआर वाली कंट्री। कौन सी है? यूएसएसआर। और वहीं ये ब्लू वाली जो है वो है यूएसए वाली कंट्री। यानी ये है आपका ईस्ट पोल और ये है आपका वेस्ट पोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध होने के क्या कारण थे। तो सबसे पहले तो महाशक्ति बनने की हो, किसमें? यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमको महाशक्ति बनने की होड़ देखने के लिए मिलती है। फिर हथियारों की होड़, कौन कितने ज़्यादा वेपन बनाएगा, ये यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे से कंपटीशन करते जा रहे थे। विचारधाराओं की लड़ाई हमको देखने के लिए मिलती है, साम्यवादी और पूंजीवादी। तो देखिए, पूंजीवादी क्या होता है और साम्यवादी क्या होता है, ये आपने पहले वर्ड सुन रखे होंगे, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट या सोशलिज्म। तो देखिए, जो हमारा पूंजीवाद होता है वो फोकस करता है फ्रीडम पे, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वो बहुत ज़्यादा बल देते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है और उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, सरकार उस पर किसी भी प्रकार का बंधन ना लगाए, उसको फ्री रहने दे। ठीक है, उसको जो करना है वो कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपना विकास करेगा तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो साम्यवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, आपने इनके नाम सुने ही होंगे। इनका मानना था कि इक्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम। मतलब आपको स्वतंत्रता है लेकिन समानता नहीं है, और समाज में जो मतलब भेदभाव जो उत्पन्न होता है, साम्यवादी लोग मानते हैं कि ये संपत्ति के अधिकार की वजह से होता है। तो ये संपत्ति के अधिकार का हनन करते हैं और कहते हैं कि भाई सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी कि एक समान सबके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। और ये
क्या करते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, मतलब व्यक्ति पे ज़्यादा बल देते हैं, वहीं ये समाज पर ज़्यादा बल देते हैं कि भाई समाज का विकास हो जाएगा तो व्यक्ति का भी अपने आप हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो सबको पता ही होना चाहिए, 1914 से 18 के बीच में हुआ था, और दूसरा 1939 से 45, जो कि मैंने आपको कमेंट करने के लिए भी बोला था। चलिए कोई नहीं, यहीं पे आपको मिल गया है। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, वो कंट्री जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी, यानी दूसरा विश्व युद्ध जो जीती थी, उनको मित्र राष्ट्र कहा गया, जिसमें आपके अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अब देख रहे हो, अमेरिका और सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ होकर लड़े थे, यानी कि एक टीम में होंगे। वहीं जो दूसरा विश्व युद्ध हारे थे, उनको ध्रुवी राष्ट्र कहा गया, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान आते हैं। ठीक है, जापान पे तो यूएसए ने एटम बम गिरा दिया था, आप सबको पता ही होगा। चलिए, अब क्या है, जो दो ध्रुवीयता की जो शुरुआत है, यानी कि क्या होगा, पूरी दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक अमेरिका वाला गुट और दूसरा सोवियत संघ वाला गुट। और ये जो विभाजन शुरू हुआ था वो हुआ था जर्मनी से। जर्मनी में एक जगह है बर्लिन, ठीक है, बर्लिन, वहां से ये विभाजन शुरू हुआ था। बर्लिन के ईस्ट साइड में सोवियत संघ के सपोर्टर और वेस्ट साइड में अमेरिका के सपोर्टर। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दो ध्रुवीयता का आरंभ, यानी कि किस तरीके से विश्व दो पार्ट में हमको डिवाइड देखने के लिए मिलता है। तो दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को अपने में शामिल करने के लिए। यहीं से दो ध्रुवीयता की हमको शुरुआत देखने के लिए मिलती है। दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है, पहला यूएसए वाला और दूसरा यूएसएसआर वाला। खैर, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ था। यूरोप महाद्वीप में एक देश है जर्मनी, उसमें एक शहर है बर्लिन। बर्लिन में दीवार खींच दी गई। बर्लिन के एक साइड जो थे पूर्वी खेमा और दूसरी साइड पश्चिमी खेमा हो गया, यानी पूर्वी खेमा जो था वो सोवियत संघ का था, पश्चिमी खेमा जो था वो यूएसएसआर का था। देखिए इस पिक्चर में ये बर्लिन की दीवार है, आप समझ सकते हैं, ये यूएसए वाला पार्ट और ये यूएसएसआर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छोटे देश महाशक्तियों में शामिल होने के उनको क्या लाभ थे, यानी कि छोटे देश बड़ी बड़ी महाशक्तियों के साथ क्यों जाते थे, इससे उनको क्या फायदा होता था। तो पहला था भैया सुरक्षा का वादा मिलता था भाई, ठीक है। दूसरा आर्थिक मदद मिलती थी, सैन्य सहायता मिलती थी उनको। और चौथा जो था वो था हथियार मिलते थे। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब छोटे देशों को जो लाभ होते थे तो वो तो आपको पता चल गया, लेकिन महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने से क्या फ़ायदा होता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो महाशक्तियों को क्या लाभ होता था, महाशक्तियों को जो छोटे देश होते थे उनके महत्वपूर्ण संसाधन वो यूज़ कर सकते थे, उनका भू क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते थे, सैनिक ठिकाने बना सकते थे और आर्थिक मदद भी मिलती थी क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज पे इन्हीं का ही कब्जा होता था। तो गाइस आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और अगला वीडियो जब आएगी उसमें हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इस चैप्टर के जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।